हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड डूइंग वेल स्टडी। आज का जो अपना ये वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 10th में से जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें से आज हम देखने वाले हैं उसमें से 6 पॉइंट जो है नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। ये इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है। यहां पर हमारा चैप्टर क्या है जो खत्म हो जा रहा है। ओके, इस चैप्टर को मैंने लगभग 15 to 16 पार्ट में डिवाइड किया है। इसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर जाकर आप पूरा चैप्टर समझ सकते हैं, या फिर इसका एक मास्टर वीडियो भी मैंने अपलोड किया है पूरे चैप्टर का, उसे आप जाकर वन शॉट में समझ सकते हैं। ओके, चलिए तो फिर अभी बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें से लास्ट का पॉइंट जो है 6, नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म को समझने के लिए। सिक्स पॉइंट, नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब क्या है और इंपेरियलिज्म का मतलब क्या है, ये सबसे पहले हम समझेंगे। टाइटल जो दिया है वो से समझ लेंगे। तो नेशनलिज्म का मतलब आप सब जानते हैं, राष्ट्रवाद। फिर भी उसे हम फिर से एक बार शॉर्ट में समझ लेंगे। तो देखिए, राष्ट्रवाद या फिर नेशनलिज्म का मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन हमारे सामने है। नेशनलिज्म इज अ फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी। एक वननेस की फीलिंग, एकता की फीलिंग अमंग द पीपल, लोगों के बीच में जो एकता की फीलिंग होती है इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी। टेरिटरी में क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच में जो एकता की फीलिंग होती है उसे क्या कहा जाएगा, तो राष्ट्रवाद कहा जाएगा। ओके, और ये इंडिया है, इंडिया में ये यहाँ पे रहने, इंडिया के क्षेत्र में एक पर्टिकुलर टेरिटरी में रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच में जो एकता की फीलिंग है उसे क्या कहा जाएगा, तो राष्ट्रवाद कहा जाएगा। पेट्रोलिज्म, देशभक्ति कही जाएगी। दूसरी एक डेफिनेशन हमारे पास है, नेशनलिज्म इट इज एन आइडियोलॉजी, एक तरह की एक विचारधारा है बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट द इंडिविजुअल लॉयल्टी एंड डिवोशन। इंडिविजुअल लॉयल्टी एंड डिवोशन, याद रखो इस वर्ड को, टू द नेशन स्टेट सरपासेस अदर इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब एक विचारधारा है जो क्या करती है, तो किसी भी व्यक्ति का इंडिविजुअल लॉयल्टी, उसकी जो लॉयल्टी है जिसे हम कहते हैं वफादारी, और डिवोशन, डिवोशन को हम बोलेंगे समर्पण या फिर लगन, उसकी जो मुझे कहते हैं वफादारी और लगन है, समर्पण है, ये जो होती है वो किसके लिए होती है, तो नेशन स्टेट के लिए होती है, ना कि किसी इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति के लिए या फिर किसी ग्रुप के लिए। तो इसे क्या कहा जाएगा, तो नेशनलिज्म कहा जाएगा। इसका मतलब जो लॉयल्टी और डिवोशन है उसका वो देश के प्रति होगा, ना कि किसी व्यक्ति के प्रति, ना ही किसी ग्रुप के प्रति। ओके, इसे हम क्या कहेंगे, तो नेशनलिज्म कहेंगे। ओके, उसके बाद हमारा है इंपेरियलिज्म। तो इंपेरियलिज्म का मतलब क्या है, तो मैंने आपको पहले बताया, या फिर समझ लीजिए, इंपेरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद। तो साम्राज्यवाद किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास है, इट इज अ पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज पावर। ये एक पॉलिसी है जिसके तहत क्या किया जाएगा, तो एक्सटेंड में स्प्रेड करना, किसे, तो कंट्रीज पावर, कंट्रीज किसी भी देश की सत्ता को क्या करना, स्प्रेड करना, एंड इन्फ्लुएंस थ्रू डिप्लोमेसी और मिलिट्री पावर। और इस सत्ता को किस तरह से स्प्रेड किया जाएगा, थ्रू डिप्लोमेसी, एक कूटनीति से, राजनीति से किसी भी देश की सत्ता को स्प्रेड किया जाएगा, या फिर मिलिट्री पावर यूज की जाएगी। मिलिट्री पावर के यूज करके भी क्या किया जाता है, कोई देश जो है उनकी सत्ता को क्या करते, तो स्प्रेड करते, इसे क्या कहा जाएगा, तो इंपेरियलिज्म कहा जाएगा। ओके, देखिए अभी दूसरी डेफिनेशन हमारे सामने है, इट इज अ पॉलिसी और एक्ट ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज पावर इनटू अदर टेरिटरी। किसी, ये एक्ट है, ये कृति है, ओके, जिसके तहत कोई भी देश क्या करता है, उसके सत्ता को क्या करता है, तो एक्सपांड करता है, किस कहां पर, तो दूसरे देश में या फिर दूसरी टेरिटरी में जिस पर उसका कोई हक नहीं है, वहां पर जाकर वो क्या करेंगे, उनका हक जमाएंगे, उनके वहां पर जाके उस टेरिटरी में खुद की क्या करेंगे, तो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, जो उस कंट्री की जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन है उसे क्या करेंगे, खुद के हाथ में लेंगे। जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे देश में आया और उन्होंने क्या किया, तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकली हमारा जो है इंडिया पर उन्होंने क्या कर लिया, तो कब्जा जमा लिया, तो उसे कहेंगे हम इंपेरियलिज्म। ब्रिटिश लोगों ने जो हमारे देश पर आकर कब्जा किया, ये एग्जाम्पल हो गया इंपेरियलिज्म का। उसी तरह से आप बोल सकते हैं ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, तो वेस्ट इंडीज के क्षेत्र, आइलैंड से, उसके बाद साउथ अफ्रीका का कुछ एरिया, वहां पर उन्होंने कब्जा जमाया, तो दैट इज इंपेरियलिज्म। अपने देश की सत्ता को क्या करना, बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज को अपने अंदर ले लेना, इससे क्या कहा जाता है, इंपेरियलिज्म कहा जाता है। ओके, आई होप आपको ये नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म क्या है ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का जो पॉइंट है अपना नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म, ये आज अभी हम समझने को शुरुआत करेंगे। नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म को हम अभी समझने के लिए शुरुआत कर रहे हैं। देखो क्या दिया है सबसे पहले, कि बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स। यहां तक समझ लेंगे। ओके, लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, अभी ये ड्यूरेशन है 19th सेंचुरी का, 1800 से लेकर 1900 तक, ये जो पूरा 100 ईयर्स, इसे हम कहेंगे 19th सेंचुरी। इसमें जो लास्ट क्वार्टर है कौन सा, 1875 से आगे 1900 तक, ये जो लास्ट क्वार्टर है, इस ड्यूरेशन में जो नेशनलिज्म की जो एक आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट था, लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट, लिबरल मींस इक्वलिटी
इक्वलिटी ऑफ ऑल, सब तो इक्वल रहेगा, स्वतंत्रता से हम कह सकते हैं, फ्रीडम। और डेमोक्रेटिक में जनतांत्रिक, ये जो सेंटिमेंट, ये जो भावना थी किसके बीच में, नेशनलिस्ट लोगों के बीच में, ये क्या हो गई थी, तो पूरी तरह से खत्म हो गई थी, या उनमें वो नहीं रही थी। ओके, नो आइडियलिस्टिक लिबरल सेंटिमेंट्स वर देयर ऑफ द फर्स्ट हाफ। जो ये जो आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट था, कब, फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी। फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी मींस 1800 से लेकर 1815 तक, ये जो नेशनलिस्ट लोगों के बीच में ये जो भावना थी, कौन सी, लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स, ये पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। और ये क्या बन चुकी थी, एक नैरो क्रीड विथ लिमिटेड एंड्स, एक लिमिटेड वो जो भावना है वो वहां पर रह गई थी पूरे यूरोप में। यूरोप में सबसे पहले ये जो ड्यूरेशन है, कब, यहाँ पे 1800 से लेकर 1850 तक लोगों के बीच में एक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट था, वो पूरी तरह से खत्म हो गया, कब, लास्ट क्वार्टर ऑफ 1900 में। क्यों हो गया, तो बहुत सारे देश जो है वो नेशन स्टेट बनने लगे थे, वहां के जो राजा है उन्होंने भी चेंजेस को अप्लाई करना शुरू कर दिया था, तो उनके बीच में डेमोक्रेसी या फिर डेमोक्रेटिक जो सेंटिमेंट है वो पूरी तरह से खत्म हो गए, क्योंकि राजा जो थे, मोनार्क जो थे, उन्होंने ऑलरेडी चेंजेस लाने शुरू कर दिए थे जो लोगों को एक्सपेक्टेड थे। तो इस वजह से डेमोक्रेटिक जो सेंटिमेंट है वो पूरी तरह से खत्म होने लगे थे लोगों के बीच में से। ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट जो राष्ट्रवादी लोग थे, इस पीरियड में 1875 से आगे नेशनल ग्रुप्स बिकेम इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट, वो असहनशील बनने लगे। ओके, ईच अदर, एक दूसरे के प्रति उनके बीच में एक असहनशीलता आने लगी, एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे, और वो रेडी थे हर बार वॉर के लिए। 2-3 देश साथ में नेशन स्टेट बन गए, तो जो एक दूसरे के प्रति उनकी इनटॉलरेंस बढ़ गई, जेलसी बढ़ गई, तो एक दूसरे के प्रति जेलसी बढ़ गई, तो वो कभी भी एक दूसरे के साथ वॉर करने के लिए तैयार रहने लग गए थे। इस तरह की सिचुएशन बन गई थी बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी। ओके, तो ये जो सब हो रहा है, ये इसका बेनिफिट जो लेने वाले, वो कौन लेने वाले, मोनार्क लेने वाले हैं, याद रखो। मोनार्की जो इसका बेनिफिट लेने वाली है, ये जो इंटॉलरेंस है एक दूसरे के प्रति, या फिर उन्होंने जो चेंजेस लाए, और ये जो लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट है, ये जो उनके बीच में खत्म हो गया था, डेमोक्रेटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनतांत्रिक जो उनकी सेंटिमेंट है, भावना, ये जो खत्म हो गई थी, इसका एडवांटेज किसने लिया, तो मोनार्क ने लिया, उनकी सत्ता को एक्सपांड करने के लिए। यही दिया है इस लास्ट पॉइंट में। क्या बताया उन्होंने, द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशन ऑफ द सब्जेक्ट पीपल, सब्जेक्ट मींस प्रजा, ओके, इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इंपेरिस्टिक एम्स। इसका मतलब है कि जो मेजर यूरोपियन पावर्स थी, जैसे कि आप जर्मनी ले सकते हैं एग्जांपल के लिए, ऑस्ट्रिया है, ओके, रशिया है, ये जो कुछ यूरोपियन पावर्स थी, ग्रेट ब्रिटेन है, ओके, ये जो कुछ मेजर यूरोपियन पावर्स थी, उन्होंने क्या किया, तो जो नेशनलिस्ट एस्पिरेशन था, एक राष्ट्रवादी जो भावनाएं थी लोगों के बीच में, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया, किसके लिए, तो फॉर देयर ओन इंपेरिस्टिक एम, उनकी जो साम्राज्यवादी जो उनकी जो ध्येय थे, एम जिसे हम कह सकते हैं, तो उन्हें हासिल करने के लिए इन मेजर यूरोपियन पावर्स ने, जिस कंट्रीज का नाम मैंने आपको बताया, उन्होंने क्या किया, तो लोगों के सेंटीमेंट का बेनिफिट लिया, नेशनलिस्ट सेंटीमेंट का उन्होंने बेनिफिट वहां पर लिया था। तो समझ में आ रहा है सबको मैं जो बताना क्या प्रयास कर रहा हूं? अगर आप पहले पार्ट से वीडियो देख रहे हैं मेरे, तो आपको ये पूरी तरह से अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, चलिए फिर अभी देखेंगे हम बाल्कन जो है, बाल्कन का जो रीजन है, उसका जो प्रॉब्लम है वो अभी हम समझेंगे। अभी हम समझ रहे हैं कि बाल्कन का इशू क्या है, या फिर बाल्कन का जो पॉइंट है वो हम समझेंगे। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन आफ्टर 1871, राष्ट्रवादी लोगों के बीच में जो एक सीरियस टेंशन क्रिएट हो गया था आफ्टर 1871, तो वो था द बाल्कन का जो एरिया था, ये सबसे बड़ा इशू था 1817 के बाद में। किसके बीच में? तो नेशनलिस्ट लोगों के बीच में, राष्ट्रवादी लोगों के बीच में। क्यों था ये भी हम समझेंगे। अभी देखो, द बाल्कन्स वाज द रीजन, ये जो बाल्कन का रीजन था, ऑफ ज्योग्राफिक एंड इथनिक वेरिएशन, उनके बीच में क्या था, तो एक ज्योग्राफिक और इथनिक वेरिएशन था। इथनिक मींस जातीय जो उनके बीच में भिन्नता थी, ज्योग्राफिकल भी, इसका मतलब भौगोलिक भी उनके बीच में थी, जो वहां के रहने वाले लोग थे उनके बीच में भिन्नता थी, वेरिएशन था। कंपोजिंग मॉडर्न डे, अभी के मॉडर्न डे के जो देश है, जैसे कि रोमानिया, ये सब पार्ट थे बाल्कन के, ये सब बाल्कन रीजन के पार्ट थे। जैसे कि उन दिनों में अभी के मॉडर्न डेज के कंट्रीज, जैसे कि रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, क्रोएशिया, मैकेडोनिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनिग्रो, ये उन दिनों में पार्ट थे किसके? तो बाल्कन्स की। ओके, whose inhabitants were broadly known as Slavs, और इन सब देशों में रहने वाले जो लोग थे उन्हें क्या कहा जाता था? स्लाव्स कहा जाता था। ये सब पार्ट था बाल्कन का। अब ये मॉडर्न देश में नई कंट्रीज है। ओके, तो स्लाव्स उन्हें कहा जाता था, इन रीजन में रहने वाले लोगों को। A large part of the Balkans, अभी बाल्कन का जो लार्ज पार्ट है वो किसके अंडर में था? इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ
ऑटोमन एम्पायर, वो ऑटोमन एम्पायर के नियंत्रण में था ये बहुत ज्यादा पार्ट, किसका? तो बाल्कन का। ओके, ऑटोमन एम्पायर के बारे में पहले भी हमने पढ़ा है। ओके, ऑटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर था उन दिनों में। द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोजिव। अभी जो एक आइडिया जो आई, कौन सी? जो विचार स्प्रेड हुए रोमांटिसिज्म के, रोमांटिक नेशनलिज्म के, इसकी वजह से बाल्कन जो था ये बहुत सेंसिटिव बन गया, बहुत एक्सप्लोजिव बन गया। ओके, क्योंकि हर कोई जो था चाहता था, ये हर इतनी सिटी के लोग जो चाहते थे वो अलग देश चाहते थे, वो अलग होना चाहते थे फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर। अभी जो ऑटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, इसकी वजह से ये जो इलाका था, बाल्कन का रीजन था, ये और सेंसिटिव बन गया। ओके, समझ रहे? ऑल थ्रू द 90s अभी ये सेंसिटिव बन गया, ऑटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, विघटन हो रहा है। तो ऑल थ्रू द 90th सेंचुरी, पूरे 90th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर हैड सॉट टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ। ऑटोमन एम्पायर क्या कर रहा था? खुद को स्ट्रेंथन, खुद को मजबूत करने का प्रयास कर रहा था। ओके, किस तरह से मजबूत करेंगे वो? थ्रू मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण करेंगे, आधुनिकीकरण करने का प्रयास उन्होंने किया, एंड इंटरनल रिफॉर्म्स, और अंतर्गत बहुत सारे उन्होंने बदलाव किए, बट वेरी लिटल सक्सेस, मगर उन्हें जितना चाहिए उतना सक्सेस उसमें नहीं मिला। इसका मतलब उन्होंने मॉडर्नाइजेशन को भी एक्सेप्ट किया, बहुत सारे इंटरनल रिफॉर्म्स भी किए। ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि राजा जो थे उन्होंने बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन किए, क्योंकि लोगों को एक यूनाइट करने के लिए। तो इन्होंने भी, ऑटोमन एम्पायर ने भी वही प्रयास किया, मगर उन्हें बहुत कम उसमें सफलता प्राप्त हुई, या उन्हें बहुत कम सफलता उसमें मिली लोगों को एकजुट रखने के लिए। वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। ऑटोमन एम्पायर का जो बाल्कन रीजन पे जो कंट्रोल था, उस एरिया में जो लोगों के पास जो यूरोपियन नेशनलिटी थी, जो प्रजा वहां पर रहती, और वो जो बिलोंग्स कर रहे थे यूरोप से, ओके, उस प्रजा ने क्या किया? तो एक के बाद एक क्या कर लिया? तो उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंस घोषित करना शुरू कर दिया था। इसका मतलब है कि वो जो क्षेत्र है वो ऑटोमन एम्पायर के हाथ से अब निकलता जा रहा था, एक एक करके सब क्या कर रहे थे? खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर रहे थे, स्वतंत्र घोषित कर रहे थे। और इस तरह से ऑटोमन एम्पायर के हाथ से, और बाल्कन का जो एरिया था वो उनके हाथ से चला गया था। देखिए, द बाल्कन पीपल, अभी कंसेप्ट समझेंगे हम, बाल्कन के जो लोग हैं उनके बीच में क्या प्रॉब्लम हुई, और वो रीजन वो इतना इंटेंस कंफ्लिक्ट वाला क्यों बन गया। तो देखिए, the Balkan people based their claims for independence और political rights on the nationalities। यहाँ बाल्कन में रहने वाले जो लोग थे, मैंने बताया उनको स्लाव कहा जाता था, वो क्या कर रहे थे? तो क्लेम कर रहे थे उनके इंडिपेंडेंस को, स्वतंत्रता को, उनके पॉलिटिकल राइट को ऑन नेशनलिटी, उनकी राष्ट्रीयता के हिसाब से वो बता रहे थे कि वो इंडिपेंडेंट है, या फिर वो उन्हें पॉलिटिकल राइट मिलना चाहिए। ओके, एंड यूज देयर हिस्ट्री, और वो हिस्ट्री का, इतिहास का भी यूज कर रहे थे, किस लिए? टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट, कि एक जमाने में वो क्या थे? तो स्वतंत्र थे, इंडिपेंडेंट थे, और वो उन्हें क्या किया गया? तो सब्जुगेट किया गया बाय द फॉरेन पावर्स, और उन पर क्या किया? तो किसके अधीन चले गए? वो फॉरेन पावर के अधीन चले गए कुछ समय बाद। मगर वो ये प्रयास कर रहे थे बाय यूजिंग द हिस्ट्री, कि वो क्या थे? तो एक समय में क्या थे? तो इंडिपेंडेंट थे। ओके, समझ या तो समझ में आ गया सबको? ओके, As the different Slavic nationalities struggle to define their identity, अभी हर कोई स्लाविक जो था वो क्या कर रहा था? तो स्ट्रगल कर रहा था उनकी आइडेंटिटी को बताने के लिए, उनको इंडिपेंडेंस को बताने के लिए, कि वो इंडिपेंडेंट है, वो स्वतंत्र है, ये बताने के लिए हर कोई स्ट्रगल कर रहा था। हर कोई स्लाविक जो नेशनलिटीज थी, बाल्कन में रहने वाले जो स्लाव है, वो जो लोग है, वो उनको प्रयास कर रहे थे खुद की आइडेंटिटी बताने के लिए। द बाल्कन एरिया, और इस वजह से जो बाल्कन का एरिया है, बाल्कन रीजन है, वो क्या बन गया? तो इंटेंस कंफ्लिक्ट का प्लेस बन गया, वो रीजन सेंसिटिव बन गए, बहुत ज्यादा उस जगह पे क्या होने लगे? तो झगड़े होने लगे। अभी झगड़े किस में होने लगे? तो बाल्कन में रहने वाले लोगों के बीच में झगड़े होने लगे, उनके बीच में ही कंफ्लिक्ट होने लगा, उनके बीच में ही झगड़े शुरू हो गए थे। जो बाल्कन स्टेट्स थे, अभी ऑटोमन एम्पायर से अलग होने के बाद, जो बाल्कन स्टेट अलग होने के बाद जो बाल्कन स्टेट बन रहे थे, वो जो थे एक दूसरे के प्रति उनकी जेलसी थी, एक दूसरे के प्रति वो क्या थे? तो ईर्ष्या रख रहे थे। क्यों ईर्ष्या रख रहे थे? क्योंकि वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज को क्या किया जाए? तो उनके स्टेट के साथ जोड़ दिया जाए। इसलिए वो एक दूसरे के प्रति क्या रखने लगे थे? ईर्ष्या रखने लगे थे, जेलसी उनकी भी एक दूसरे के प्रति होने लगी थी। क्योंकि हर कोई, सपोज ये बाल्कन का एरिया है और ये ऐसा डिवाइड होते जा रहा है, तो हर कोई क्या चाहता है? तो ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र मेरे अंदर आए, ज्यादा से ज्यादा बड़ा क्षेत्र मेरे अंदर हो, इसलिए हर कोई प्रयास कर रहा था। बाल्कन में रहने वाले स्लाव्स जो लोग हैं वो सब ये सब प्रयास कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र क्या किया जाए? तो उनके अधीन किया जाए, इसलिए उनके बीच में एक जेलसी क्रिएट होने लगी थी। खास प्रॉब्लम तो तब बढ़ी जब क्या हो गया? तो ये जो बाल्कन से ये बन गया क्या? तो एक बिग राइवलरी प्लेस बन गया। बिग राइवलरी प्लेस मींस एक बड़ी प्रतिस्पर्धा का वो क्षेत्र बन गया। किस तरह से प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बन गया? ये जो एरिया वो क्यों जटिल बन गया? तो इसके पीछे का जो रीजन है,
इस समय इस पीरियड में क्या हो गया, तो देयर वाज इंटेंस राइवलरी, बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही थी। एक स्पर्धा चल रही थी किसमें, तो यूरोपियन जो पावर्स थे, कौन से रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये जो बड़ी बड़ी यूरोपियन पावर्स थी, इनके बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही थी। किसकी वजह, किस लिए, तो ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज, ट्रेड व्यापार की उनमें एक प्रतिस्पर्धा थी, साथ ही साथ कॉलोनीज बनाना। जैसे ब्रिटेन ने क्या, जो इंग्लैंड ने हमारे देश में कॉलोनीज बनाई थी, उस तरह से कॉलोनीज वो बनाना चाहते थे दूसरे देशों में, तो इनके बीच एक बड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही थी। ओके, एज वेल एज और कौन सी उनमें स्पर्धा थी, तो नावल और मिलिट्री माइट, क्या करना, तो समुद्री शक्ति दिखाना और एक सैन्य शक्ति को दिखाने की उनमें एक स्पर्धा चल रही थी। और ये जो स्पर्धा थी, प्रतिस्पर्धा थी, ये खुलकर सामने आई कब, जब ये बाल्कन का प्रॉब्लम क्या हुआ, तो अनफोल्ड हुआ। जैसे ये बाल्कन का प्रॉब्लम खुला, तो इनके बीच में जो प्रतिस्पर्धा चल रही थी वो सबके सामने खुलकर आ गई। ओके, ईच पावर, हर पावर, रशिया हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रो हंगेरी हो, was keen on countering the hold of other powers and over the Balkans and extending its own control over the area। ये हर जो देश थे, ये हर क्या कर रहे थे, तो एक दूसरे को कमजोर करना। बाल्कन का एक क्षेत्र है सपोज, इस क्षेत्र में उनको क्या करना, एक दूसरे को कमजोर करना और खुद की पावर को क्या करना, तो एक्सटेंड करने का प्रयास हर जो पावर थे वो कर रहे थे। ओके, समझ में आ रहा है ये सब क्या हो रहा है, तो बाल्कन का प्रॉब्लम सीरियस बन गया क्योंकि उनमें वहां पर इंटर हो गए कौन, तो ये यूरोपियन पावर्स इंटर हो गए। पहले से इनके बीच में स्पर्धा चल रही थी, मगर ये खुलकर सामने आई जब बाल्कन का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था तब। और ये क्या करने लगे, फिर बाल्कन क्षेत्र में खुद का प्रभुत्व बनाने लगे, खुद को वो पावरफुल बनाने लगे और दूसरे को कमजोर करना, खुद को वहां पे क्या करना, लॉन्च करना है, फिर खुद की पावर को बढ़ाने का काम वो वहां पे कर रहे थे। और इस वजह से, इस रीजन की वजह से क्या होगा, ये जो वहां पे जो सीरीज ऑफ वॉर हुई उस रीजन में, ये आपस में झगड़ा करने लगे और इस सीरीज ऑफ वॉर की वजह से क्या बना, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, पहला जागतिक युद्ध वहां पर हुआ। नेशनलिज्म अलाइन विथ इंपेरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। 1940 का जो विश्व युद्ध शुरू हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन था, तो जो नेशनलिज्म था, जिसने सपोर्ट किया इंपेरियलिज्म को। इसका मतलब है कि जो लोग नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, जो देश से प्यार कर रहे थे, उन्होंने गलत सपोर्ट कर दिया राजास को, मोनार्किस्ट को, किसके लिए, तो इंपेरियलिज्म के लिए, साम्राज्यवाद करने के लिए। इसकी वजह से यूरोप जो था 1940 में कहा गया, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को उसे फेस करना पड़ा, बहुत बड़ी विपदा वहां पर आ गई थी। ओके, meanwhile many countries in the world which had been colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperial domination। जो बहुत सारी कंट्रीज जहां पर 19th सेंचुरी में जो यूरोपियन पावर्स थी, उन्होंने क्या बनाया था, तो खुद को कॉलोनीज बनाई थी। ओके, उसे अब क्या होने लगा था, विरोध होने लगा था, उससे लोग क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। और वो इंपेरियल डिमोनिशन, जो साम्राज्यवादी प्रभुत्व था, उससे लोग क्या करने लगे थे, विरोध करने लगे थे। इसका मतलब अलग अलग देशों से इस चीज को क्या होने लगा था, विरोध होने लगा था। जैसे कि आप देख सकते इंडिया में भी क्या हो गया, तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चली। तो इसी तरह से आप देख सकते कि पूरी दुनिया भर में एक यूरोपियन पावर्स के खिलाफ क्या होगा, तो एक मूवमेंट चलनी शुरू हो गई, किसके खिलाफ, तो इंपीरियल डोमिनेशंस के खिलाफ। द एंटी इंपीरियल मूवमेंट, ओके, जिससे हम कहते हैं कि साम्राज्य विरोधी आंदोलन, दैट डेवलप, ये साम्राज्य विरोधी आंदोलन डेवलप हुआ एवरीवेयर, हर जगह, वेयर नेशनलिस्ट इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म independent nation states and were inspired by a sense of collective national unity forged in confrontation with imperialism। एक एंटी इंपेरियल मूवमेंट शुरू हो गई हर जगह पे, और इसके लिए सबसे बड़ा इंस्पायरेशन जो था वो क्या था, तो इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बनाना। ये एक इंस्पायरेशन था टू द नेशनलिस्ट, जो उन देशों के क्या उसे कह सकते राष्ट्रवादी लोग थे, उनके लिए सबसे बड़ा जो इंस्पायरेशन था, तो क्या बनाना, उनके देश को एक नेशन स्टेट बनाना, और साथ ही साथ एक सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी, एक सामूहिक, जिसे हम कह सकते हैं राष्ट्रीय, इससे हम कह सकते हैं कि सामूहिक राष्ट्रीय एकता जो थे, ये इंपॉर्टेंट थी क्या करने के लिए, तो इस एंटी इंपेरियल मूवमेंट को विरोध करने के लिए और नेशन स्टेट बनाने के लिए। ओके, यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म, जो यूरोपियन आइडिया थी नेशनलिज्म की, उसे बाद में रेप्लिकेट, इसे फिर से यूज नहीं किया गया, क्योंकि ये जो नेशनलिज्म था वो सपोर्ट करने लगा था इंपेरियलिज्म को, तो ये फिर से रिपीट नहीं हुआ, इसे हर जगह यूज नहीं किया गया। फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म, बल्कि लोगों ने क्या किया, तो हर जगह पे खुद का एक नेशनलिज्म की जो कंसेप्ट है वो उन्होंने खुद बनाई। ये जो था यूरोपियन जो नेशनलिज्म था, ये बाद में खत्म हो गया और लोगों ने खुद एक स्पेसिफिक क्या बनाया, तो नेशनलिज्म का एजेंडा बनाया। ओके, बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट केम टू बी एक्सेप्टेड एज अ नेचुरल एंड यूनिवर्सल। मगर ये जो
आइडिया थी कौन सी नेशन स्टेट बनाने की, इसे हर जगह पे क्या किया गया, तो एक्सेप्ट किया गया। सोसाइटी को कन्वर्ट करना नेशन स्टेट में, इसे हर जगह पे एक्सेप्ट किया गया। एक नेचुरल, जिससे हम कह सकते हैं कि सार्वत्रिक और यूनिवर्सल में सार्वभौम एक कंसेप्ट थी, वो थी नेशन स्टेट। नेशन स्टेट बनाने को यूरोप के अलावा भी पूरी दुनिया भर में इसे भी एक्सेप्ट किया गया था। सिर्फ नेशनलिज्म जो था यूरोपियन आइडियाज का, उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। ओके, आई होप आपको नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म ये जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से समझ में आई होगी। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये अब यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो। मैंने आपको पहले बोला कि ये जो चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसे वन शॉट में भी आप समझ सकते हैं या फिर पार्ट में भी आप जाकर देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, देखिए अपना यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।